अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। समुंदर की होलनाक लहरों की आगोश से नमूदार होने वाले एक बच्चे की अनोखी दास्तान, जिसे कुदरत ने अजीब सिफात से नवाजा था। हुस्नो इश्क की हशर सामानियाँ, अनोखे वाक़यात और एडवेंचर से भरपूर कहानी समंदर का बेटा। सवास शबान की तलाश में सरगर्दा था। वो नहीं जानता था कि शबान किसी दूसरी ही दुनिया की सैर कर रहा है। फिर उसने उस जगह को छोड़ देना मुनासिब समझा। कम अज कम उसे इस बात का इत्मीनान था कि जावियों की आगोश में वो दूसरों की निगाहों से महफूज रह सकेगा। वादी शस्ता के लोग रंग रलियों में मसरूफ हैं और उन्हें अपनी बुराइयों का नतीजा भुगतना पड़ेगा। फिलहाल उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। बेहतर है कि अपने घर का रास्ता इख्तियार किया जाए। ये मामला तो सदियों से चल रहा था और न जाने कब तक चलता रहेगा। वो अपने घर से दौरान जंगलात में सरगर्दा क्यों रहे। उसने आबादी से दूसरी सिमत का रुख किया और फिर न जाने कहां कहां भटकता रहा। बहुत वक्त गुजारने के बाद अचानक ही उसे एक जगह ऐसी नजर आई जहां उसने कुछ इंसानों को मुतहरक देखा। हालांकि आम हालात में इस तरह लोग नजर नहीं आते थे। ना जाने क्या मकसद है, कौन यहाँ रहता है। उसने सोचा और करीब जाकर देखने का फैसला किया। जावियों की आगोश में पोशीदा शख्स को दूसरों की निगाहों से छुपकर कहीं पहुंच जाने में भला क्या दिक्कत हो सकती थी। चुनाचा वो खामोशी से रास्ते तय करता हुआ उस जगह पहुंच गया और जहां आकर उसे ये अंदाजा हो गया कि जो लोग मुतहरक नजर आ रहे हैं दरअसल वो सिपाही हैं, और जो दरवाजा एक पहाड़ी तोदे के अंदर नजर आ रहा है वो यकीनन एक कैद खाना है। एक बार फिर दिल में शाबान जाग उठा था और उस तस्वर के तहत उसने कैद खाने में दाखिल होने का फैसला किया कि मुमकिन है शाबान यहाँ कैदी हो। सिपाहियों की निगाहों से बचकर कैद खाने में दाखिल हो जाना उस शक्ल में कुछ मुश्किल नहीं था। चंद लम्हात के बाद वो कैद खाने के अंदर पहुंच गया। कैद खाने में एक शख्स कैद था, सो उसने उसे देखा और उसके जहन में हवाएं चलने लगी। ये चेहरा उसके लिए अजनबी नहीं था। किसी जमाने में सवास और बैरन बहुत अच्छे दोस्त थे। शस्ता और सबेरा इस वक्त इस तरह अलग अलग नहीं थे। जब इलाके तकसीम हुए तो कुछ लोग इधर चले गए, लेकिन बैरन शस्ता ही का बाशिंदा था। चुनाचा सवास की उससे दोस्ती जारी और उसके बाद बैरन को उस बुरे काम के लिए रवाना कर दिया गया जिसका सवास इस वक्त भी मुखालफ था और आज भी उसकी मुखालफत वही हैसियत रखती थी। और उस वक्त शस्ता का बैरन उसके बचपन का दोस्त कैद खाने की सलाखों के पीछे मौजूद था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बैरन के सामने पहुंच गया। बैरन बेजार सा बैठा हुआ था, जैसे जिंदगी अब उसकी निगाहों में बिल्कुल बेवकूफ हो गई हो। सवास के दिल में मोहब्बत उमट आई और उसने मदम लहजे में बैरन को पुकारा। बैरन आवाज सुनकर चौंका और फिर आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगा। ये कैसी आवाज है? तब ही सवास को ख्याल आया कि वह जिस्मानी तौर पर तो देखा नहीं जा सकता, लेकिन बाहर चौकीदार मौजूद थे। चुनाचा ये खतबा भी था कि कोई भी किसी लम्हे यहाँ आ जाए। सवास के लिए यह मुमकिन नहीं था कि वो जंग करके अपने आप को उनसे महफूज रख सके। जावियों की कैद से निकलकर दोबारा उन्हें इख्तियार करने में भी कुछ लम्हात लगते ही हैं। उसने एक बार फिर बैरन को आवाज दी और अब बैरन चौंक कर खड़ा हो गया। उसने परेशान निगाहों से इधर उधर देखा और बोला, कौन है और कहाँ है? बैरन आगे बढ़ो, सलाखों के पास आ जाओ, उसने कहा। बैरन फटी फटी आंखों से सलाखों को घूरता हुआ करीब आ गया। मेरा नाम वसवास है, मगर ठहरो, कम से कम एक लम्हे के लिए मैं आपको तुम पर जाहिर कर सकता हूँ। जरा एक लम्हे के लिए यहाँ रुको। वो वापस पलटा। गार के दरवाजे के बाहर आकर उसने चाकूदरों को देखा और वो अपने अपने आराम में मसरूफ थे और किसी के अंदाज में ये नहीं मालूम होता था कि वो अंदर आने का इरादा रखता है। चुनाचा उस तरफ से मुतमिन होने के बाद सवास वापस आ गया। बैरन अब फटी फटी आंखों से बाहर देख रहा था। फिर सवास ने अपने आप को ज़ावियों की कैद से आजाद किया और बैरन चौंक पड़ा। उसने सवास को देखा, देखता रहा और फिर उसके मुंह से मदम सी आवाज निकली, सवास, पहचान लिया तुमने मुझे? हाँ मेरे बचपन के दोस्त बैरन, मेरे राजदार, मेरे साथी, सवास ने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा। तुम यहाँ इस कैद खाने में कैसे आ गए और क्या तुम्हें इल्म नहीं कि मैं जावियों का जादू सीख रहा था? जावियों का जादू? हाँ, जमीन पर फैली हुई रोशनियों की किरणों में एक ऐसी सिमत की तलाश जो इंसानी जिस्म को निगाहों से उजल कर दे। मैं उसी जादू को सीखने में सरगर्दा था और मैंने उसे सीख लिया, तो तुम अपने जिस्म को निगाहों से पोशीदा कर सकते हो। हाँ। प्रोफेसर बैरन के होंठों पर एक गम आलूद मुस्कुराहट फैल गई। तुम यहाँ कैसे? और एक कैदी की शक्ल में? तुम्हारे बारे में मैंने कुछ और सुना था। क्या? बैरन उसी तरह मुस्कुराते हुए पूछा।
ये कि तुम शस्ता के जंगजुओं के लिए वो जादू लेने जा रहे हो जो शस्ता वालों को सबेरा पर बर्तली दिलाएगा। हाँ, उसीलिए मैंने एक तवील सफर तय किया था और मैं वहां से जो कुछ लेकर आया वो शस्ता के हवाले करने के बाद मेरी खिदमात को मुअत्तल कर दिया गया, यहाँ इस कैद खाने में भेज दिया गया। सवास ने किस कदर मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा और बैरन हंस पड़ा। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है और उसी तरह तुम्हारा तंजिया लहजा भी। क्या मिला तुम्हें इससे, मुझे बताओ। तुम लोगों के लिए बहुत मजीद लेने गई थी, तरदाना के लोगों के लिए जो हमारे अपने हैं। वादी तरदाना की जमीन का एक एक चप्पा हमारा अपना है। ये तो सिर्फ जादूगरों की सोच है कि उन्होंने शस्ता और सबेरा आपस में बांट दिए हैं और अपना मकसद पूरा किया है, और अब सबेरा के लोगों को मौत के घाट उतार कर शस्ता वाले रंग रलियां मनाना चाहते हैं। यही बात है, लेकिन अफसोस है सवास, किस बात का? मैं दूसरी दुनिया का जादू लेने गया था और जो कुछ वहां से लेकर आया उसका सिला मुझे यही मिल गया है। काश मैं भी तुम्हारी तरह जावियों का जादू सीख लेता और अपने आप को पोशीदा करके दुनिया के हंगामों से अलग थलग हो जाता। यही ज्यादा बेहतर रहता। बुरे लोगों की सोच ने सब कुछ तबाह कर दिया है और इंसान का दुश्मन हो गया है। क्या ये अच्छा है? नहीं, ये अच्छा नहीं है, बैरन ने शर्मिंदा लहजे में जवाब दिया। तो क्या तुम ताइब हो गए हो अपने उस अमल से? सवास ने पूछा और प्रोफेसर बैरन हंस कर खामोश हो गया। मगर ये बताओ, आखिर तुम्हारी इस कैद की वजह क्या है? बस मौजूदा सरदार ने मुझे आजाद देखना पसंद नहीं किया, बैरन ने जवाब दिया। ये नासपासी है, बेईमानी है शायद, मगर मैं तुम्हें कैद में नहीं देख सकता क्योंकि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। छोड़ो, मेरी कैद ही अच्छी है, बैरन ने जवाब दिया। यूं लगता है जैसे तुम बहुत बददिल हो गए हो। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, बस अब मरना चाहता हूँ। कैसी बातें करते हो? चलो बाहर निकलो, मेरे साथ मेरे घर चलो। बैरन ने अजीब सी निगाहों से सवास को देखा और फिर बोला, बाहर निकलूं? अगर तुम इस कैद खाने की बात करते हो तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसा करते हैं, मैं चांद निकलने का इंतजार किए लेता हूँ। जो ही चांद निकलेगा और चौकीदार सो जाएंगे, मैं उनसे कैद खाना खोलने के लिए तमाम चीजें हासिल कर लूंगा और उसके बाद हम तुम यहाँ से निकल चलेंगे। बैरन इसकी सूरत देखता रहा, फिर उसने आहिस्ता से कहा, ठीक है, मैं उन लम्हों का इंतजार करूंगा। बाहर कदमों की आहट हो रही है, मेरा ख्याल है कोई आ रहा है, तुम्हें मुहतात हो जाना चाहिए। और सवास ने फौरन ही अपने बदन को जुम्बश देकर अपने आप को जावियों की आगोश में पहुंचा दिया। पहरेदार थे जो अंदर का जायजा लेने आए थे, उन्होंने एक निगाह बैरन पर डाली और उसके बाद बेपरवाही से वापस मुड़ गए। वही रात बैरन के फरार की रात साबित हुई। रात के दूसरे पहर सवास ने अपना काम कर लिया। कैद खाना खोलने के लवाजमात लेकर वो बैरन के पास पहुंचा और उसने कैद खाने का दरवाजा खोल दिया। इस वक्त भी वो जावियों का कैदी था और अगर कोई देखने वाला देखता तो उसे सिर्फ बैरन ही नजर आ सकता था। गार के बाहर रात की तारीकियां फैली हुई थीं। चांद निकला जरूर था, लेकिन बादल उस पर साया किए हुए थे और वो उनके दरमियान आंख मचोली खेल रहा था। कभी वो काले बादलों की ओर से बाहर निकल आता और कभी उनमें जा छुपता। गार के एक बगली हिस्से में खड़े होकर सवास और बैरन ने इंतजार किया। चांद इस बार मुंह छुपाए तो वो यहाँ से आगे बढ़े, और ये लम्हा उन्हें कुछ ही देर के बाद मुयस्सर आ गया। जो ही चांद काले बादलों की ऊट में हुआ, वो दोनों वहां से भाग निकले और तारीकी में दूर तक दौड़ते चले गए। पहरेदारों का कोई अंदाजा नहीं हो सका था। ताहम एक खास इलाके तक उन्होंने इसी तरह चांद की तारीकियों का सहारा लिया और फिर वो कैद खाने से बहुत दूर निकल आए। बैरन कहने लगा, मेरे दोस्त, कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कोई लम्हा ऐसा आ जाएगा जब तुम इस तरह मेरे मददगार बन जाओगे, लेकिन इस वक्त अपने रास्तों का खुद तयन करना है। इस कैद खाने से निजात हासिल करने के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। बेहतर है कि हम रात भर सफर करते रहें और सुबह को अपने लिए कोई क़याम गाह तलाश करें। चुनाचा गुफ्तगू का सिलसिला इस वक्त तक के लिए मुंतके किए देता हूँ। फिर जब सुबह की रोशनी फूटी तो उन्होंने अपने आप को एक वीराने में पाया, लेकिन तरदाना के वीराने इतने वीरान नहीं होते थे। सबज शजर और खूबसूरत परिंदे जिंदगी से भरपूर नजर आते थे। उन्होंने एक ऐसी जगह बना डाली जहां दरख्तों के झुंड आपस में सर जोड़े खड़े थे और उनके दरमियान खाली जगह बस यूं लगता था जैसे किसी माहिर फनकार ने एक खूबसूरत झोंपड़ी तराश दी हो। उनके दरख्तों के झुंड के दरमियान बैरन और सवास दाखिल हो गए। उसने अपने दोस्त बैरन को देखते हुए कहा, जानता हूं कि तुम्हारे जहन में हजारों कहानियां पोशीदा हैं और ये भी जानता हूं कि खुद तुम भी मेरे बारे में ना जाने क्या क्या जानने के ख्वाह होगे, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम कुछ वक्त आराम कर लें ताकि रात भर की थकन दूर हो जाए? यही बेहतर होगा, बैरन ने जवाब दिया और सवास सोने के लिए लेट गया। उसको तो शायद थोड़ी देर के बाद नींद आ गई थी, लेकिन बैरन गहरी सोचों में डूबा हुआ था।
जो कुछ उसके दिल पर बीत रही थी वही जानता था। बहुत सी सोचें दामनगीर थीं। उसे एहसास हो रहा था कि उसने दर हकीकत अपनी बेटी के साथ ज्यादती की है और अपनी ही दुनिया में उसके लिए कुछ बाकी नहीं रहा। तरदाना के लिए उसने अपने तमाम जज्बात, अपनी सारी मोहब्बतें वक्फ कर दी थी, लेकिन तरदाना अगर उसे जो कुछ मिला उसे उसकी निगाहों के सामने था। नींद गैर इख्तियारी चीज होती है। वो सो गया और फिर सवास ही ने जगाया था। शाम झुक आई है बैरन, तुम्हारी नींद भी भर गई होगी। मैं तो बहुत देर से जागा हुआ हूँ। हाँ, क्या कोई खतरा पेश आया? नहीं, मेरे फरार की खबर उन लोगों को हो चुकी होगी और थोरान अब मेरी तलाश में सरगर्दा होगा। खैर, तुम महफूज हो और इत्मीनान रखो, महफूज रहोगे। मैं तुम्हारे जावियों में छुपा कर ऐसी जगह ले जा सकता हूँ जहाँ से तुम उनकी निगाहों से महफूज हो जाओ। बैरनपुर ख्याल निगाहों से सवास को देखने लगा, फिर बोला, हाँ, तुम्हारा बेहद शुक्रिया। कुछ अपने बारे में भी तुम मुझे बताओ। आखिर तुम उसकी कैद खाने तक कैसे पहुंचे? दोस्त, मैं नहीं जानता कहां कहां गलती की है मैंने। यूं समझ लो, थोरान से इख्तलाफ हो गया था और मुझे एहसास दिलाया गया कि शस्ता के लिए जो कुछ किया था वो गलत है। मैं तो इब्तिदा ही से इसका मुखालिफ हूँ। हालांकि मेरा इस कैद खाने तक पहुंच जाने का मामला कुछ अजीब संगीन नहीं था। मैं परेशान हो जाऊं, लेकिन हकीकत ये है कि शस्ता का मुस्तकबल मेरी निगाहों में मखदूश है। मैं उस मुस्तकबल को नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि इसी में मेरी अपनी औलादों का मुस्तकबिल भी पोशीदा है। हम कैसे अपनी दुनिया को बुराई के हवाले कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं तुम्हारी अपनी सोच क्या हो। मैं अपने अल्फाज कहने से पीछे नहीं हट सकता। जादूगर दर हकीकत शस्ता को बेहतरी नहीं बल्कि बदतरी दे रहे हैं और अहले शस्ता उनके फ्रेम में आकर यूं समझ लो अपनी सरजमीन को खून में नहलाना चाहते हैं। बैरनपुर ख्याल निगाहों से मुसलसल सवास को देखता रहा। सवास ने कहा, मुझे एक नौजवान मिला था। अरे हाँ बैरन, तुम भी तो इस जहाज से वापस आए थे जिस जहाज से वो नौजवान आया था। उसका नाम शाबान है। क्या तुम जानते हो? बैरन चौंक पड़ा। उसने अजीब सी नजरों से सवास को देखा और बोला, हाँ, मैं शाबान को जानता हूँ, मगर तुम उसे कैसे जानते हो? जवाब में सवास ने बैरन को पूरी कहानी सुना दी और उसने बताया कि यहाँ आने के बाद शाबान अचानक गायब हो गया है। बैरन के चेहरे पर गहरी संजीदगी के आसार थे। उसने कहा, तो फिर तुम यूं समझ लो कि जो कुछ होकर रहेगा। क्या मतलब? सवास ने पूछा। वो नौजवान मामूली इंसान नहीं है, लेकिन आखिर तुम उसे तलाश करने में नाकाम क्यों रहे और वो तुम्हें बताए बगैर कैसे कहीं चला गया? मैं नहीं जानता। तो क्या ये मुमकिन नहीं कि हम दोनों मिलकर उसे तलाश करें? दिल तो मेरा यही चाहता है, मगर मैं थक गया हूँ और अब वापस जाना चाहता हूँ। कहाँ? बैरन ने पूछा। अपने घर। मुझे यकीन है मैं वो सब कुछ नहीं कर सकूंगा जिसका इरादा लेकर यहाँ आया था। उस नौजवान की बात दूसरी थी। उसके साथ गुजरे हुए लम्हात ये बताते थे कि कुछ हो जाएगा, लेकिन ना जाने क्यों उसने मुझे साथ रखना मुनासिब ना समझा। हो सकता है वो किसी मुश्किल का शिकार हो गया हो। हाँ, अमकानात तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बैरन उससे करीद कर शाबान के बारे में पूछता रहा और बात को महसूस करके सवास ने कहा, क्या तुम उस शख्स से बहुत ज्यादा मुतासर हो बैरन? बैरन ने एक ठंडी सांस ली और फिर आहिस्ता से बोला, हाँ, अगर तुमने उसकी शख्सियत को पहचाना है तो तुम्हें अंदाजा उसका हो गया होगा कि वो क्या चीज है। मेरे लिए भी वो इतनी ही अहमियत का हामिल है। उसकी जिंदगी से बड़ी अनोखी कहानियां भी वाबस्ता हैं। मैं तुम्हें कौन कौन सी कहानी सुनाऊं? हाँ, वो बहुत ज़हीन नौजवान है। शायद तुम इस बात पर यकीन ना करो कि जब उसे ये इल्म हुआ कि मैं जावियों का जादूगर हूँ और वो जावियों का इल्म मेरे पास है, तो उसने ये भी ना कहा कि वो जावियों का इल्म सीखना चाहता है, बल्कि जब मैंने उसे चंद बार वो जाविये बताए जिनसे निगाहों से पोशीदा हुआ जा सकता है, तो उसने कुछ ही देर के बाद अपने आप को जावियों में पोशीदा करके मुझे शशदर कर दिया। बैरन उछल पड़ा। क्या मतलब? उसने मुतहैराना लहजे में पूछा। वो इस दौरान जावियों का जादू सीख गया। शाबान? बैरन का चेहरा खुशी से सुर्ख हो गया था। हाँ, तब तो तुमने उस बात पर तवज्जो नहीं दी। सवास? किस बात पर? अगर वो जावियों का जादू सीख गया है तो क्या तुम्हारा ख्याल है मैं किसी के कब्जे में आ सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। शाबान जो शख्स करीब से जानता हो वो बड़े एतमाद से ये बात कह सकता है कि वो किसी मुश्किल का शिकार नहीं हो सकता, और अगर उसे अपने आप को पोशीदा रखने का फन आता हो तब तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इसका मकसद है वो किसी कार्रवाई में मसरूफ है और जब वो नमूदार होगा तो किसी ऐसे वाक़े के साथ जो दूसरों के लिए नाकाबिले यकीन हो। तुम्हारा मतलब है? हाँ, मेरा मतलब यही है। हाँ, समझ में आती है, सवास ने गर्दन हिलाते हुए कहा। सवास, क्या ये मुमकिन है कि मैं जावियों में पोशीदा हो जाऊं? हाँ, मैं तुम्हारे जिस्म की तरतीब करके तुम्हें निगाहों से उजल कर सकता हूँ।
बैरन ने अजीब सी निगाहों से सवास को देखा और बोला, मैं तुम्हारा कितना ही गहरा दोस्त हूँ, लेकिन तुमसे ये फरमाइश नहीं कर सकता कि मुझे भी ये फन सिखा दो। सवास आहिस्ता से बोला। शस्ता की सूरत ही बिगड़ चुकी है। बैरन, जादूगरों ने अपने अपने जादू सीख कर अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। ये इल्म अगर मेरे पास महफूज है तो मैं भला क्या मकाम हासिल कर सकता हूँ। अगर तुम सीख लोगे तो मेरा क्या जाएगा, लेकिन उसके लिए शाबान जैसा ज़हीन होना जरूरी है। जावियों को कैद करना आसान काम नहीं है। पता नहीं वो शख्स क्या चीज था जिसने सिर्फ चंद बार देखने के बाद सही जाविये पा लिए। अगर तुम इस सिलसिले में कोशिश करना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। ये इल्म मैं सिर्फ कुछ लम्हात के लिए हासिल करना चाहता हूँ। और बैरन की आवाज गुलूगेर हो गई। सवास कुछ नहीं समझा था। उसने कहा, तो फिर आओ मैं तुम्हें जावियों के बारे में बताता हूँ। उसने पहले प्रोफेसर बैरन को जावियों के बारे में तफसीलात बताई और उसके बाद वो अमली तौर पर उसे उसके सिलसिले में समझाने लगा। उसने कोई 10 बार अपने आप को जावियों में गुम करके दिखाया, निशानात बनाए और उसके बाद प्रोफेसर उसके लिए मशक करने लगा। लेकिन क्या ही हैरतनाक बात थी, जिस्म की जरा सी काट गलत हो जाती थी, जाविये मुंतशिर हो जाते। प्रोफेसर बैरन न जाने कितनी देर तक कोशिश करता रहा और कामयाब ना हो सका। फिर सवास ने उसे अपने हाथों से उन जावियों से गुजारा और प्रोफेसर बैरन जावियों में गुम हो गया। जिस्मानी तौर पर उसे बेशुमार अपने हाथों से जावियों की कैद में लेकर सवास ने यह साबित किया कि जावियों का गुजर बैरन के जिस्म से है, लेकिन वो जावियों को पा नहीं सका। प्रोफेसर बैरन ने कहा, मैं मुसलसल ये कोशिश जारी रखूंगा, हो सकता है किसी दिन किरणों का राज पा जाऊं, लेकिन अब तुम मुझे जावियों में ही पोशीदा रहने दो और हम दोनों शाबान को तलाश करें। सवास ने आमादगी का इजहार कर दिया। प्रोफेसर बैरन भी जावियों में पोशीदा हो गया और उसके बाद वो दोनों शाबान की तलाश में चल पड़े। शाबान अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच चुका था। उसमें कोई शक नहीं था कि इस वक्त तक, जब तक ये तमाम वाकयात पेश नहीं आए थे, उसने अपनी मंजिल का कोई तयन नहीं किया था। असल मसला तो यही था कि असद शहरादी और दरदाना ने एक प्रोग्राम बनाया था समुद्री तहकीकात के लिए और शाबान की सलाहियतों की बुनियाद पर इस तमाम मसले का आगाज हुआ था। शाबान को इस वक्त सिर्फ इस बात से गरज थी कि असद शहरादी और दरदाना क्या चाहते हैं। उसकी होशमंदी की पहली 2 शक्लें यही थी और अगर माँ और बाप का तस्वर किया जाता तो उन्हीं दोनों से, उनके अलावा और कोई उसके लिए इतनी अहमियत नहीं रखता था। फिर जो वाकयात पेश आए उन्होंने शाबान को दूसरे रास्ते दिखाए। वो तस्वीर उसे जापानी बूढ़े के हाथों से मिली जिसने उसके दिल में घर कर लिया, लेकिन कभी होशो आवाज के आलम में ये ना सोचा कि तस्वीर वाली हसीना उसकी जिंदगी में आ सकती है। लेकिन एक तलब, एक आरज़ू उसके दिल में जरूर बेदार रही और अक्सर रात की तन्हाइयों में जब उसने उसके बारे में सोचा तो ना जाने क्यों उसे ये एहसास हुआ कि तस्वीर वाली शख्सियत एक ज़ंगा हकीकत है और जो हकीकतें जिंदा होती हैं वो कभी ना कभी अमली जिंदगी में सामने आ ही जाती हैं। चुनाचा दिल में एक तजस्सुस जरूर रहा कि हो सकता है जिंदगी के किसी मोड़ पर उससे मुलाकात हो जाए। गारों का ये अजीम शान सिलसिला बाहर मौजूद टहले से बिल्कुल मुख्तलिफ था और शाबान इस वक्त सोच भी ना पाया था कि अंदर इतनी वुसअतें छुपी हुई होंगी। ताहम चौंका उसका वजूद निगाहों में आश्कारा नहीं था, इसलिए उसे कोई दिक्कत भी नहीं हुई। अपने आप को अपनी मोहब्बत के करीब पाकर उसके दिल की जो कैफियत हो रही थी उसका वो सही अंदाजा में तर्जिया भी नहीं कर सकता था, क्योंकि इन लज्जतों से ना आशना था। ये लज्जत ना उसे गार्था के करीब गुर्बत बख्श सकी थी, ना सैंड्रा की मोहब्बत भरी आंखें। कोई भी ऐसा नहीं था जिसने उसे इस लज्जत से आशना किया हो। वो गारों में मौजूद है और मैं उसे पालूंगा। यही एक तसव्वुर उसके दिल में जागज़ीं था और इस तसव्वुर को हकीकत बनने में ज्यादा वक्त ना लगा। थोड़ी ही देर के बाद वो उस वसीओ अरीज़ गार में पहुंच गया जिसे नाकाबिले यकीन खूबसूरती बख्शी गई थी। ऐसा हसीन और झिलमिलाता हुआ गार था वो जिसे देखकर हैरत से आंखें खुल जाएं। हसीन लड़कियां सलानूबिया वक्त की खुशामदों में मसरूफ थी, तरह तरह से उसे खुश रखने की कोशिशों में मसरूफ थी। वो भी मुस्कुरा रही थी और शाबान को उसकी मुस्कुराहटों में सारे जहां का हुस्न नजर आ रहा था। वो एक गोशे में खड़ा उसे देखता रहा। किसी को उसके वजूद का एहसास नहीं हुआ था। तब उसने पहली बार सलानूबिया की आवाज सुनी। अब मुझे आराम करने दो, मैं थक गई हूँ। क्या मैं भी जाऊं? एक और हसीन लड़की ने पूछा और सलानूबिया शिकायती निगाहों से उसे देखने लगी। अगर मुझसे बेजार हो गई है तो चली जा, मैं कब मना करती हूँ। वो लड़की हंसने लगी। बाकी लड़ियां उठ गई थीं और उसके बाद उस गार में इस लड़की के अलावा और कोई न रहा। शाबान खामोशी से उसे देखता रहा। वो उनकी बातों भी सुनने की कोशिश कर रहा था। तुम इतनी नरमो नाजुक हो सलानूबिया कि मुझे हैरत होती है। क्यों? हमारे तरदाना की लड़कियां इतनी नाजुक क्यों होती हैं?
तरदाना सलानूबिया के होंठ सिकुड़ गए। क्यों, क्या बात है? तू बार बार मुझसे ऐसे सवालात क्यों करती है? ना करूं क्या? क्या फायदा इन सवालात से? मेरा नजरिया तुझे मालूम है। कौन सा सवाल? सोलाना ने शरारत भरे अंदाज में कहा। मैं तुझसे नाराज हूँ। हरगिज नहीं। तुम जानती हो सलानूबिया कि तुमने मुझे कितना बड़ा दर्जा दे रखा है। सोलाना बोली। मतलब? अगर तुम नाराज हो जाओगी तो मैं बगैर किसी झिझक के तुम्हारी गुदगुदियां शुरू कर दूंगी और उसके बाद समझ लेना। बकवास मत करो। तुम जानती हो कि मैं किसी के हाथों की सरसराहट बर्दाश्त नहीं कर सकती। सोच लो सलानूबिया, जिस किसी के चौड़े बाजू की सरसराहट तुम्हारे जिस्म के गिर्द महसूस होगी, तो क्या तुम उससे भी इनकार कर दोगी? हाँ, मेरी जिंदगी में लम्हात कहाँ? क्या तुम उन लम्हात का हसूल चाहती हो? सोलाना, क्यों तू मुझे परेशान करती है? नहीं, तुम मुझे बताओ। हरगिज़ नहीं। मैं अपने तसव्वुर से नहीं हट सकती। मेरा तसव्वुर और फिर ये तू भी जानती है कि मेरा मुस्तकबल क्या है। एक मुंह में जिसे सारे जहां की खुशियां हासिल हैं, जिसे इज्जत और एहतराम से जिंदा रहने पर मजबूर किया जा रहा है, लेकिन मेरे दिल के सारे कमल मुरझाए हुए हैं। और एक तू है जो आजादी रखती है, अपना महबूब रखती है। मैं तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं हूँ। सोलाना ने कहा। मैं बुज़दिल हूँ? सलानूबिया भुएं उठाकर बोली। तो और क्या? बुज़दिल नहीं है तो और क्या? क्यों अपने आप को इस तरह घसीटे हुए है? तुम जानती हो कि अगर मैंने किसी की तरफ निगाह उल्फत से देखा तो उसका क्या होगा? तुम्हें इससे क्या गर्ज? अपनी बात पूरी करो। तुम्हारा मतलब है कि मैं अपनी मोहब्बत के चंद लम्हात के लिए किसी की जिंदगी खतरे में डाल दूं? नहीं, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। मतलब क्या है तुम्हारा? जादूगरों का हुक्म है कि सलानूबिया को हर शख्स इज्जत की निगाह से देखे। कोई ऐसा ना बनने पाए जो उसका तलबदार हो, और अगर किसी ने इसकी कुर्बत हासिल करने की कोशिश की तो उसे मौत से हमकिनार होना पड़ेगा। सलानूबिया, मैं तुझे बताती हूँ, किसी भी नौजवान को अपनी जिंदगी का मरकज बना ले, उसकी कुर्बत हासिल कर, उसके प्यार से लुत्फ अंदोज हो, और जब तक जादूगरों को उसका पता ना चल सके, तुझे क्या पड़ी है कि उसके बारे में किसी को बताओ, और जब जादूगरों को पता चल दे तो वो जाने और जादूगर। मोहब्बतें इसी तरह पामाल तो नहीं की जाती। सोलाना, तू कैसी लड़की है? मेरी बात ना कर। मैं तो आजाद हूँ अपनी मोहब्बत की परवरिश के लिए, मगर तेरे ऊपर मौजूद पाबंदियों का जिक्र कर रही हूँ। नहीं, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, हालांकि मेरे दिल की पहली ख्वाहिश है। खैर छोड़ो। नहीं, दिल की बातें कह लेने से दिल हल्का हो जाता है। 1000 बार तो कह चुकी हूँ दिल की बातें तुझसे, और तू बार बार वही एक मसला लेकर बैठ जाती है। अच्छा, जो लगता है मुझे मेरा दिल दुखाकर। नहीं, मैं जानती हूँ कि तेरी आंखों में उम्मीद की शमा रोशन है, और तूने किसी को अपनी निगाहों का मरकज बनाया हुआ है। फिर दूसरे नौजवानों पर और जादूगरों पर इल्जाम क्यों लगाती है? मेरे ख्याल में अगर वो मेरा मतलब है, तेरा तस्वर कभी तुझ तक नहीं पहुंचा, तो तू किसी से मोहब्बत नहीं करेगी। फायदा भी क्या? चंद लम्हों के लिए किसी की जिंदगी से खेलना, और अगर तेरा महबूब तेरे पास आ जाए तो उसके लिए मैं हजारों की जिंदगियों से खेल जाऊंगी, अपनी जिंदगी भी दाव पर लगा दूंगी। मुझे कोई इज्जत नहीं चाहिए, कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे सलानूबिया बनने से। मैं एक पत्थर के टुकड़े की तरह नहीं जीना चाहती। सोलाना, मैंने आज तक अपनी आरज़ुओं को जिंदा रखा है, और ना जाने क्यों मेरा दिल कहता है कि मेरा महबूब मेरी निगाहों के सामने आ जाएगा। सोलाना ने मुस्कुराकर एक स्याह पर्दे की जानब देखा जो एक सिमत लगा हुआ था। सोलाना जानती थी कि सलानूबिया का मकसद क्या है। सलानूबिया ने कहा, एक दिन जब मैं ये पर्दा हटाऊंगी तो वो इसके अकब से बरामद होगा। ये तो एक बहुत बड़ी पेशगोई है, और मैं उस पर यकीन रखती हूँ। उस रोज मेरे दिल में यही तसव्वुर होता है कि मेरा महबूब उसके पीछे से बरामद होगा। तो शायद तू इस बात पर यकीन ना करे कि अगर इतनी सच्ची लगन हो तो एक ना एक दिन एक वजूद उसके पर्दे के अकब में नमूदार हो जाएगा, और मेरा तसव्वुर धोखा नहीं खा सकता। शाबान को एक अजीब सा एहसास हुआ, एक मीठा मीठा सा एहसास, एक मोहब्बत भरा एहसास, और न जाने उसने क्या क्या सोचा। बहरतौर सलानूबिया के दिल में किसी की मोहब्बत का जादू जागा, एक ऐसी मोहब्बत का जो हकीकी शक्ल में उसकी निगाहों के सामने नहीं थी। क्या वो मैं हो सकता हूँ? शाबान ने सोचा। तकदीर साथ दे रही थी, हालात
खुद ब खुद एक ऐसी रुख इख्तियार कर रहे थे जिसकी बिना पर उसे अपनी मंजिल का निशाना मिल गया था। आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से चलता हुआ वो उस स्याह पर्दे के अकब में दाखिल हो गया। स्याह पर्दे के पीछे एक खूबसूरत मैसहरी पड़ी हुई थी जिस पर गाओ तकिया लगा हुआ था और आरामदा बिस्तर हो रहा था। ये सलानूबियों का एक हसीन तस्वर था। इसका महबूब इस बिस्तर पर बरामद होगा। अरे वाह, ये तो उम्दा बात है। क्यों न ऐसा ही किया जाए। कल सुबह को जब सलानूबिया उस पर्दे को सिरकाए तो मैं यहाँ मौजूद हूँ। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर मैं उसकी निगाहों में कोई मरकज ना पा सका तो बाद में ये फैसला कर लूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। किसी पर जबरदस्ती अपना तसल्लुत कायम करना तो कोई मुनासिब बात नहीं है। शाबान ने आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता हुआ बिस्तर के करीब पहुंच गया। नरम बिस्तर किसी खास समुद्री घास से बनाया गया था। गालबन उसमें अस्फंज की अमीज़श की गई थी और असल अस्फंज यही मौजूद था। चुनाचा उस पर बैठकर जिस तरह लुत्फ आया शाबान को इससे पहले कभी नहीं आया था। सलानूबिया और उसकी दोस्त सुराना की बातें हो रही थी, ना जाने क्या क्या बातें। शाबान अपने ही तस्वर में खोया हुआ था। वो बिल्कुल बेइख्तियाराना अंदाज में बिस्तर पर लेट गया। हालांकि उसने अभी अपने वजूद को निगाहों के सामने रोशन नहीं किया था, लेकिन ख्यालात की जलगार उस पर हो गई थी और वो बहुत सी सोचों में गुम हो गया था। उसकी महबूब, उसकी आरज़ों की तलब उसके सामने मौजूद है। इस दुनिया में रहने वाले चाहे वो समुंदर की उस जानब हो या इस जानब, अपनी अपनी आरज़ों के लिए जीते हैं, अपनी ही खुशियों के लिए, और एक नजरिया हयात तैयार कर लेते हैं और उसी के मुताबिक अमल करते हैं। मैं भी तो इंसान हूँ। आंटी दर्दाना, अंकल शेरादी और उसके साथ बाकी सब किरदार मेरे लिए अहमियत रखते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो मेरे दरमियान नहीं होंगे और उस वक्त मैं तन्हा होऊंगा। मेरी माँ और मेरा बाप दर्दाना में मौजूद नहीं है। वो कहाँ है मैं नहीं जानता और उन्हें तलाश करना भी मेरे लिए मुमकिन नहीं है। हो सकता है वक्त मिले तो मैं उन्हें उस दुनिया में ही तलाश कर सकूं जहाँ वापस जाने का फैसला कर चुका हूँ। न जाने कैसा सहर तारी हो गया था उस पर और उसके बाद वो अपने सहर के आलम में सो गया। बल्कि एक दूसरे से जुड़ गई थी और ऐसी जुड़ी कि अलग होने का नाम नहीं लेती थी। ये एक हैरतनाक और किसी कदर गैर मतवक्का बात थी, लेकिन ऐसा हो गया था। बहरतौर वक्त गुजरता रहा। शाबान को अपनी पेशानी पर एक नरम सा लमस महसूस हुआ था और उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुल गई थी। यूं लग रहा था जैसे सदियों सोता रहा हो, सदियों के बाद जागा हो। तबीयत इस कदर फरत अंगेज थी कि हैरानी होती थी। गालबन तवील अरसे के बाद नींद भरी थी, लेकिन फिर लमस के इस एहसास ने उसे एकदम चौंका दिया और उसने आंखें खोल दी। साथ ही एक हल्की सी चीख भी सुनाई दी थी और उस लमस की उसकी पेशानी से हट गया था। खुद से कुछ फासले पर, चंद फुट के फासले पर उसने अपनी आरज़ुओं की तकमील देखी, अपनी ख्वाबों का मरकज देखा, अपनी तमन्नाओं का हसीन शहकार देखा। उसके बाल शाबान के चेहरे को छू रहे थे। बेशक वो उससे दूर हट गई थी, लेकिन गालबन उससे कबल उससे भी करीब थी। लेकिन फिर भी उसके बालों की लंबाई इस कदर थी कि शाबान का चेहरा उनकी छांव में था। शाबान की होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और उसके अंदाज में शनासाई थी, जबकि सलानूबिया की आंखों में हैरत और मसरत के नकूश। वो उसकी आंखें खोलने से चौंकी थी, डरी तो नहीं थी, लेकिन जाहिर है इंसान ही है, हैरानी तो होगी। ताहम उसके बावजूद उसने उससे दूर रहने की कोशिश नहीं की थी और शाबान को उसके बदन की कुदरती भीनी भीनी खुशबू बड़ी अजीब सी लग रही थी। वो उसी तरह लेटा उसे देखता रहा। तब सलानूबिया ने झटके से अपने बाल पीछे किए और सीधी खड़ा हो गई। उसके मुंह से सहरज़दा आवाज निकली, तो तुम सचमुच एक हकीकत हो। शाबान की मुस्कुराहट गहरी हो गई। ये ख्वाब आज कुछ ज्यादा गहराइयों में उतर गया है। नहीं, तुम उस पर्दे के अकब में मुझे तलाश कर रही थी। आज मैं तुम्हारी उस तलब की मुकम्मल तस्वीर बनकर सामने आ गया हूँ। क्या तुम मुझे अपनी तलब के तौर पर कबूल करोगी? तुम बोलते भी हो, क्या तसव्वुर भी बोलते हैं? मैं तसव्वुर नहीं, हकीकत हूँ। शाबान थोड़ा सा खिसका और उठकर बिस्तर पर बैठ गया। उसकी हलक से फिर एक आवाज निकली और इस बार वो थोड़ा सा ज्यादा पीछे हट गई। उसने इधर उधर देखकर खुश्क होंठों पर जुबान फेरी और आहिस्ता से बोली, ये कैसे मुमकिन है? क्यों वादी तरदाना में ऐसी बातों का ज़हूर नामुमकिन है? मगर तुम कौन हो?
मेरा नाम शाबान है। यहाँ कैसे? हाँ आगे कहो। मेरा मतलब है तुम कौन से अल्फाज में तुम्हारा इस्तकबाल करूं? मैं कैसे कहूं कि तुम हर सुबह यहाँ मुझे तलाश करती थी, कि मैं तुम्हारे तसव्वुरात में बसा हुआ था। ये कि जादूगर ने तुम्हें हकीकत की दुनिया से इतना दूर कर दिया था कि अब ये तसव्वुर तुम्हारे लिए सिर्फ एक ख्वाब की मानद रह गया था और तुम्हें इसकी हकीकत पर कभी यकीन नहीं आता था। ये सब कुछ सच है, लेकिन ये सच्चाइयां तुम्हें कैसे मालूम? दिल से दिल के रास्ते होते हैं। तुमने अपने ख्वाबाओं में मुझे महसूस किया, तुमने अपनी तमन्नाओं से मुझे चाहा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम मेरी तमन्ना ना बनती? सलानूबिया में भी तुम्हें इतने अरसे से चाहता हूँ और मैंने तुम्हारा अक्स अपने सीने में उतार रखा है। क्या तुम इस बात पर यकीन नहीं रखोगी? मुझे सबसे बड़ा मुश्किल काम इस वक्त महसूस हो रहा है कि तुम पर मैं यकीन कर लूं। शाबान की होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो बेबाकी से खड़ा हुआ 2 कदम आगे बढ़ा और उसने अपने दोनों हाथ सलानूबिया के शानों पर रख दिए। सलानूबिया के पूरे वजूद में कैफ अनबसात की एक लहर सी दौड़ गई। उसकी आंखें बंद सी होने लगी और वो बेखुद सी हो गई। शाबान खुद भी उसी कैफियत का शिकार था। वो सलानूबिया के बाजू पर उसी तरह अपने हाथों का लमस कायम किए रहा और फिर उसने कहा, और जो ख्वाब होते हैं, जो तसव्वुरात होते हैं, उनका कोई लमस नहीं होता। क्या तुम मेरे वजूद को छूकर नहीं देखोगी? वो चौंक कर शाबान को धकेलने लगी। फिर उसने हाथ आगे बढ़ाया और शाबान के रुखसार पर रख दिया। फिर शर्मा कर अपना हाथ पीछे हटा लिया। तुम वाकई एक हकीकत हो, लेकिन क्या ऐसा भी होता है? और क्या तुम इस बात को साबित कर सकोगे कि तुम भी मुझे? मेरा मतलब है, हाँ मैंने कहा ना जाने कब से तुम्हारा लफ्ज मेरे सीने में महफूज है। शाबान ने हाथ उठाया, अपने गिरेबान में डाला और वो तस्वीर जो उसने दर हकीकत दिलो जान से करीब रखी हुई थी, निकाल कर सलानूबिया के सामने कर दी। सलानूबिया के लिए हैरत का एक और लम्हा था और वो कागज पर मौजूद थी। वो अपने वजूद में भी थी और कागज में भी उसका तस्वर मौजूद था, जबकि इससे पहले भी वो पानी में अपनी सूरत देख लिया करती थी, या वो आईने जो बड़ी धुंधलाहटें रखते थे और उनमें चेहरे नुमाया नहीं होते थे और जो यहाँ बाकायदा मौजूद नहीं थे, लेकिन उसका मुकम्मल अक्स, उसकी हसीन तस्वीर उस कागज पर मौजूद थी। उसकी आंखें शिद्दत हैरत से फटी की फटी रह गई। दोनों हाथ आगे बढ़े और उसने उस तस्वीर को अपने हाथों में ले लिया। फिर उसे देखती रही, पलट कर देखा, हला कर देखा। ये यकीन नहीं आ रहा था उसे कि ये अक्स उसे कागज के टुकड़े पर कैसे मुंतकिल हो गया। तब उसने हैरानी से शाबान को देखा और कहने लगी, तुम अक्स के जादूगर हो? नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा पुजारी हूँ। मुझे पुजारियों से नफरत है, सलानूबिया ने मुंह बनाकर कहा। मैं वो पुजारी नहीं हूँ जो सिर्फ तुम्हारी पूजा करते हैं, मैं तुम्हारे वजूद की कुर्बत का तलबगार हूँ। सलानूबिया का चेहरा एक बार फिर सुर्ख हो गया। उसने कहा, कितने बेबाक हो तुम! इतना ही जितना मैंने सोचा था। वो बार बार अपना अक्स देख रही थी। फिर उसने अजीब से लहजे में शाबान से पूछा, ये मैं रख लूं? ये मुझे बहुत पसंद है। शाबान ने फरते मोहब्बत से उसे देखते हुए कहा, उस वक्त तक जब तक तुम मेरी निगाहों के सामने नहीं थी, ये मेरे लिए जिंदगी का सरमाया था, सबसे कीमती चीज। लेकिन जानती हो क्यों? इसलिए कि ये तुम थी, ये तुम्हारी याद दिलाता था मुझे, ये तुम्हारी कमी पूरा करता था। लेकिन अब जब तुम मेरे सामने मौजूद हो तो मैं इसे रखकर क्या करूंगा? ये तुम्हारी नजर, ये बहुत अजीब है। मैं सोलाना को दिखाऊंगी, मैं दूसरों को दिखाऊंगी कि वो किस कदर हैरान होंगे। शाबान हंस दिया। फिर उसने कहा, अब जबकि मैं तुम्हारी जिंदगी में आ गया हूँ तो तुम सोलाना तुम्हारे लिए कोई हैसियत रखती है ना वो दूसरी तमाम लड़कियां जो तुम्हारी खिदमतगार हो सकती हैं। लेकिन मुझसे पूछना, मैं बताऊंगा तुम्हें कि किससे क्या गुफ्तगू करनी है और किसके साथ किस हद तक गुफ्तगू करके मेरे बारे में बताना है। तुम बहुत सी बातों को नहीं जानती होगी सलानूबिया, लेकिन मैं जानता हूँ। अच्छा ये तो बताओ, वक्त क्या हो रहा है? सूरज निकल चुका है, तुम तन्हा हो? हाँ, और तुम्हारी वो खादमाएं जो तुम्हें बहलाने आती हैं, वो बस आने ही वाली हैं। क्या तुम मेरे बारे में उन्हें बताओगी? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्या करना चाहते हो मुझे? हकीकतों को किसी पर जाहिर नहीं करना चाहिए जब तक उनसे पूरी तरह आगाही ना हो जाए। ये तुमने जादूगरों जैसी बात की हिकमत से भी भरपूर। हाँ, क्या ये गलत बात है? नहीं, तो मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि किसी को मेरे बारे में कुछ ना बताना, यहाँ तक कि सोलाना को भी नहीं। मैं ऐसा ही करूंगी। मेरा दिल यही चाहता है कि मैं भी तुम्हें खुद में छुपा कर रखूं, तुम मेरी फिक्र ना करो। लेकिन मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती। मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा। यूं करो कि आज उनसे छुटकारा हासिल कर लो। उनसे कहो कि आज तुम उनकी रिफाकत से दूर रहोगी। बताओ, क्या ये काम तुम्हारे लिए मुश्किल होगा? बिल्कुल नहीं, मैं जब भी चाहती हूँ ऐसा कर लेती हूँ।
یہ میری اپنی طبیعت پر منحصر ہوتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں ان سے کہہ دیتی ہوں کہ آج میں تنہا آرام کروں گی، وہ مجھے بے چین نہ کریں، اور ہاں وہ مان جاتی ہیں۔ ہاں اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے، میں تنہائی چاہتی ہوں۔ در حقیقت مگر ابھی نہیں، میں بعد میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی، تم یہاں پوشیدہ رہو، میں کسی کو اس کے پردے کے پاس نہیں آنے دوں گی، یہ میری آرزوؤں کا مرکز ہے۔ وہ جملے کہتے کہتے شرما جاتی تھی۔ شعبان اسے دیکھ رہا تھا، اسے امید نہیں تھی کہ اس کی زندگی بھر کی طالب اس طرح اس کی قربت میں آ جائے گی اور اسے پسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھے گی۔ اس کا مقصد ہے کہ سلانوبیہ کے ذہن میں کوئی تصور واضح نہیں تھا۔ بہرحال وہ اس کی اور سولانا کی جو گفتگو سن چکا تھا، اس سے اسے اس بات کا کسی قدر اندازہ ہوتا تھا کہ صورتحال کیا ہے۔ وہ مسرت سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ پھر باہر سے کچھ آہٹیں سنائی دیں اور سلانوبیہ بے چین سی ہو کر بولی، وہ آ گئی ہیں اس وقت، مجھے ان کا آنا بالکل پسند نہیں، لیکن تم فکر مت کرنا، یہاں پوشیدہ ہو جاؤ، اس مسحری کے پیچھے چلے جاؤ، ادھر کوئی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی آیا تو میں اس سے کہہ دوں گی کہ اس سے مت نہ آئے، میں آرام کر رہی ہوں۔ میں ابھی یہ کہہ کر ان سب کو ہٹائے دیتی ہوں، آج کا دن تو تمہارے لیے ہے، اور اگر تم پسند کرو، اگر تم میرے پاس رہو، اگر تم ایک خواب نہ بن جاؤ دوبارہ، تو میرا ہر دن تمہارے لیے ہے۔ میں تمہیں بتاؤں گی میں نے کس طرح تمہیں یاد کیا ہے اور کیسے کیسے تمہاری آرزو کی ہے۔ شعبان مسرتوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے شعبان کی طرف دیکھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑا، ہونٹوں سے لگایا اور پردے کے دوسری جانب چلی گئی۔ شعبان اس جلتی ہوئے لمس کو محسوس کر رہا تھا، کس قدر فرحت تھی، کس قدر تازگی تھی، کس قدر ملاحت تھی، اس لمس میں کس قدر پیار تھا۔ آج یہ میری آرزوؤں کی تکمیل ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ اس کائنات میں، دنیا میں پیدا ہونے کے بعد مجھے میری زندگی کا پہلا مقصد ملا ہے، میرا گوہر مقصد۔ وہ باہر چلی گئی اور شعبان باہر آٹوں کا انتظار کر رہا تھا۔ تاہم سلانوبیہ کی تسلی کے لیے اس نے اپنے جسم کو جنبش دی اور خوابوں کی آگوش میں چلا گیا۔ اب سلانوبیہ بھی اسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ باہر آہٹیں جاری رہی اور کچھ دیر کے بعد ساری کی ساری لڑکیاں باہر چلی گئیں۔ تب اس نے پردے کے عقب سے خوف زدہ آواز میں اسے پکارا اور کہنے لگی، کیا تم ہو؟ اس کی آواز میں اس قدر بے قراری تھی جس قدر خوف تھا۔ اسے شعبان نے محسوس کیا اور وہ خوابوں کی قید سے آزاد ہو گیا۔ آگے بڑھا، پردہ سرکایا اور سلانوبیہ کے بند آنکھوں کو دیکھا۔ وہ شدت جذبات میں ڈوبی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر خوف کے سائے منجمد تھے۔ شعبان کو اس پر بے پناہ پیار آیا۔ اس نے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے اور سلانوبیہ کے بازو پکڑ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ سلانوبیہ کا لمس اس کے سپنے میں سما گیا اور سلانوبیہ نے اپنا بازو اس کی گردن کے گرد حمائل کر دیے، گویا آنکھیں بند کیے اس کے پورے وجود کا یقین کرنا چاہتی تھی۔ اس طرح بہت سے لمحے بیت گئے۔ یہ دو محبت کرنے والے اگر اس طرح کھڑے کھڑے موت کی آگوش میں بھی چلے جاتے تو شاید دونوں کو احساس نہ ہوتا۔ اس طرح ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے تھے وہ، اور سلانوبیہ کو اس کے وجود کا یقین آنے لگا، اور یقین کرنے کے بعد اس کی آنکھیں بوجھل ہو گئیں۔ سینڈرا شیلون کے ساتھ واپس آ گئی۔ گارتو تو تھی ہی شیطان صفت۔ اسے یہ بات بڑی لذت انگیز لگی تھی کہ سینڈرا پروفیسر بیرن کے ساتھ اس قدر بے باک ہو گئی تھی کہ اس کی فطرت میں شیطان حلول کر گیا تھا، اور کسی بھی انسان کو اذیت میں دیکھ کر اس کے دل کو جو مسرت کا جو احساس ہوتا تھا وہی اس کا بہترین اور دلچسپ مشغلہ تھا۔ غرض یہ کہ سینڈرا کا انداز ہی تبدیل ہو گیا تھا۔ اب اس کے دل میں کیا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ شیلون بھی خوش تھا کہ سینڈرا کی خوشیوں کی تکمیل ہوئی۔ اپنے طور پر وہ بھی اپنے آپ کو بہت بڑا انسان سمجھنے لگا تھا، لیکن سینڈرا کے اندر جو کچھ تھا صرف وہی جانتی تھی۔ اسے شدید غصہ تھا، شدید غم تھا، اور یہ مجبوری کی انتہا تھی کہ اس نے اپنے مستقبل کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا۔ واپس چستا کی آبادی میں آنے کے بعد سینڈرا اپنی رہائش گاہ میں چلی گئی۔ شیون کسی کام سے باہر چلا گیا تھا۔ ایک کمرے میں جا کر سینڈرا بستر پر دراز ہو گئی۔ اس کا ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا۔ پروفیسر بیرن پر جو کچھ بیتی ہوگی اسے اچھی طرح معلوم تھا۔ باپ بیٹی کا رشتہ تھا۔ باپ کی فطرت کو اچھی طرح جانتی تھی۔ پتا تھا اسے کہ پروفیسر بیرن کس قسم کا انسان ہے۔ ہمیشہ بیرن نے اسے محفوظ رکھا تھا اور سینڈرا کی عادت بنا دی تھی کہ وہ نوجوانوں سے دور رہے، لیکن غصہ تو یہی تھا کہ اتنا تحفظ دینے کے بعد اس نے اپنی بستی کے وحشیوں کے رحم و کرم پر لا ڈالا تھا۔ اس نے یہی نظریہ قائم کیا تھا کہ پروفیسر کو ہر قیمت پر اپنی آبادی عزیز تھی، اور اس کے لیے اس نے اپنی بیٹی کو بھیڑ چڑھا دیا تھا۔ بہت سے پرانے واقعات اس کے ذہن میں آتے تو اسے یہ احساس ہوتا کہ ذہنی طور پر پروفیسر کبھی اس دنیا کا باشندہ نہیں بن سکا تھا۔ پھر اس کے منہ سے بڑبڑاہٹ نکلی، میرے باپ کو جو اذیت ہوئی ہے گارتھا، وہ تو ہوئی ہی ہے، اور اس کا تجھ سے کوئی تعلق بھی نہیں، لیکن
तुझ जैसी शैतान सिफत औरत की मौत मेरे ही हाथों लिखी हुई है। कोई सोच भी नहीं सकता कि वो औरत जिसने न जाने कितने मर्दों को मौत के घाट उतार दिया, एक मामूली और बेबस लड़की के हाथों मरेगी। ये मेरा अज़म है, और अगर तुझे हलाक करने की कोशिश में मैं खुद भी हलाक हो गई तो जाहिर है मुझे इसका कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मैं जिंदा ही कब हूँ। मेरी जिंदगी तो एक मकसद है। गार्था की जानब से बुलावा आ गया और सैंड्रा चौंक पड़ी। आने वाले ने कहा, मैडम गार्था ने आपको तलब किया है, मैं आ रही हूँ। थोड़ी देर बाद सैंड्रा गार्था के पास पहुंच गई। उसकी आंखों में वही शैतानी चमक फैली हुई थी। सैंड्रा उसे देखने लगी। कम वक्त ने आलमे जवानी में न जाने क्या क्या गुल खिलाए होंगे। इस उम्र में होने के बावजूद उसने क़यामतें जमीन पर उतार ली हैं। ताहम चेहरे पर तब्दीली पैदा करके होंठों पर मुस्कुराहट सजा के वो गार्था से मिली। उसने उसे इज्जत और एहतराम से अपने पास बिठाया और कहने लगी, इस वक्त तुम्हारा अहदा बहुत बढ़ गया है, जानती हो क्यों? सैंड्रा खामोश निगाह से उसे देखती रही। गार्था बोली, इसलिए कि तुम मेरे शोहर के भाई की बीवी हो। असूली तौर पर तुम्हारा मनसब यही है, लेकिन हकीकत कुछ और है। सैंड्रा अब भी खामोश ही रही थी। गार्था ने खुद ही एक कहका लगाया और बोली, शोहर, वैसे सैंड्रा तुम्हारी ये तब्दीली मेरे लिए बड़ी हैरतनाक है। दर हकीकत मैं दूसरों के सामने नहीं, तन्हाई में तुमसे इस मौजू पर बात करना चाहती थी। किस मौजू पर मैडम? तुम्हें अचानक अपने बाप के खिलाफ ये अमल करने का ख्याल कैसे आया? सैंड्रा जानती थी कि इस वक्त उसे गार्था से किसी किस्म की गुफ्तगू करनी है। हर तरह से उसके साथ मफाहमत ही उसके हक में बेहतर हो सकती है। कहने लगी, आप खुद सोचिए मैडम, पैराग्वे में मेरे बाप ने मुझे इस कदर कैद रखा था कि मेरी दोस्ती किसी नौजवान से ना हो। उसकी हकीकत यह है कि जिंदगी जब लम्हा लम्हा आगे बढ़ती है तो उसके तकाजे भी उम्र के साथ बदलते चले जाते हैं। बच्ची थी तो मेरी निगाह में अपने बाप का दर्जा सबसे बुलंद था। बाद में भी यह दर्जा कम नहीं हुआ। माँ तो मेरी बचपन में ही मर गई थी। बेशक मिस्टर बैरन ने मुझे माँ और बाप बनकर पाला, लेकिन आप खुद सोचिए मैडम कि उस शख्स ने मुझे तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर दुनिया की तमाम लज़्ज़तों से दूर रखा, और फिर जब मैं उसकी महकूम बन गई तो उसने मुझे अखनातून पर शाबान की जानब मतवज्जा होने के लिए कहा। शाबान बिलाशुबा एक अच्छा नौजवान था, लेकिन आप यकीन करें मुझे उससे इश्क नहीं हुआ था। वो तो सिर्फ मेरे बाप की हदायत थी कि मैं उसकी कुर्बत हासिल करूं, और उसी बिना पर उसकी जानब बढ़ी। और आज भी ये बात नहीं कह सकती कि मैं शाबान के लिए मरीज बन गई थी, लेकिन चौका ये मेरे बाप की हदायत थी, इसलिए मैंने शाबान को अपने जहन के आखिरी गोशों तक पहुंचा दिया। और उसके बाद जब मुझे ये एहसास हुआ कि शाबान भी थोड़ा बहुत मेरी जानब राग़िब है, तो यकीन करें मुझे बेहद अजीब सा लगा। बहरतौर मैंने अपने दिल में शाबान के लिए इश्क तो नहीं बेदार किया, लेकिन मैं ये सोचने लगी कि अगर मेरा बाप भी चाहता है तो फिर यही सही। लेकिन आप जरा गौर करें, मुझे मेरी दुनिया से यहाँ लाकर मुझे मेरे मजाज के खिलाफ मजबूर करने के बावजूद मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है। उसने मैडम गार्था मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ छोड़ दिया, अपनी उस दुनिया में रहने वालों की खुशनुदी के लिए। मैं क्या, आप बताइए, क्या ये मुनासिब रवैया था? क्या ये दुरुस्त बात थी मेरे बाप की? क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? हरगिज़ नहीं, बल्कि सही बात यह है कि उसने तुमसे इंतकाम लिया। हो सकता है उसके दिल में तुम्हारी माँ की तरफ से कोई बुग़्ज़ हो और उसने उस बुग़्ज़ को बेटी से निकाला। सैंड्रा के मुंह से एक गाली आते आते रह गई, लेकिन गार्था को इस वक्त एक दूसरे ही अंदाज में हैंडल करना था। चुनाचा उसने कहा, इस कदर तो नहीं जानती, लेकिन प्रोफेसर बैरन ने मेरे लिए बहुत बड़ा जहन्नम तैयार कर दिया। एक सवाल पूछूं तुमसे? पूछे। क्या शैलून तुम्हें पसंद नहीं है? शैलून? सैंड्रा ने एक गहरी सांस लेकर कहा, फिर बोली, शैलून एक अच्छा और मोहब्बत करने वाला इंसान है, लेकिन मैं ज़हनी तौर पर उसे इस तरह कबूल नहीं कर सकती। दरअसल थोड़ा सा फर्क है, कल्चर का फर्क कह लीजिए, आप माहौल का फर्क कह लीजिए, आप मजाज का फर्क कह लीजिए। दरअसल ये सब कुछ चौंका मेरी मर्जी के खिलाफ और एक तरह बहालते मजबूरी हुआ, इसलिए मुझे ये सब कुछ सोचना पड़ा कि ये सब कुछ मेरे बाप का किया धरा है। जहाँ तक शैलून की बात है, वो बहुत अच्छा इंसान है और हो सकता है आने वाले वक्त में उसकी ज़ात से मुतमिन हो जाऊं। इतना सच बोल रही हो तो कि इसमें झूठ की गुंजाइश नहीं है। गार्था ने कहा, नहीं, मैं दोस्तों के साथ झूठ नहीं बोलती। तो तुमने मुझे अपना दोस्त समझ लिया है? हाँ, बहुत खूब। गार्था मुस्कुराने लगी। यकीन करें मैडम, वक्त ने साबित कर दिया कि सही महीनों में नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर है, और फिर दुश्मनी तो मेरी और आपकी कभी नहीं रही। ताहम आपकी दानाई मुझे पसंद है और मैं आपका एहतराम करती हूँ। आप में माहौल पर छा जाने की कुदरती सलाहियत मौजूद है और ज़ाहिर है सलाहियतों का एहतराम करना चाहिए। ओ थैंक यू डियर,
आप मुझे ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो। अगर शैलून से छुटकारा हासिल करना चाहती हो तो गार्था के लिए ये मुश्किल नहीं है। वादा करती हूँ कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी और तुम्हें शैलून से निजात मिल जाएगी। क्या? सैंड्रा चौंक पड़ी। हाँ, चुटकियों का काम है, मैं उसे मसल कर रख दूंगी। मेरे सामने इंसानी जिंदगी की कोई वक़्त नहीं है। नहीं मैडम, इसकी जरूरत नहीं है। बहरहाल शैलून थोरान के भाई हैं और थोरान ये पसंद नहीं करेंगे। वो बेवकूफ हो तुम। थोरान भी मेरे सामने कोई हसीयत नहीं रखता, वो भी मेरे इशारों पर ही नाचता है। मैं जानती हूँ और पहले ही कह चुकी हूँ कि आपको माहौल पर कुदरत हासिल करने में कमाल हासिल है। गार्था हंसने लगी। सैंड्रा की इस सताई से वो बेहद खुश हुई थी। फिर उसने कहा, देखो सैंड्रा, जहाँ भी तुम्हें किसी मुश्किल का सामना करना पड़े मुझसे गुरेज मत करना। अरे हाँ, ये तो बताओ अब शाबान के लिए तुम्हारे दिल में क्या गुंजाइश है? शाबान? सैंड्रा ने दांत पीसते हुए कहा, क्या वो तुम्हारा महबूब है? आप अब भी ये बात कह रही हैं? क्या मतलब? मैं आपको सारी कहानी सुना चुकी हूँ। वो मेरा महबूब नहीं, मेरे बाप का महबूब था। गार्था इस बात पर बहुत हंसी। फिर उसने कहा, तुमने ठीक कहा। वैसे सैंड्रा, एक बात मैं तुम्हें बताऊं, शाबान दर हकीकत एक नर्मो नाजुक फूल की मानद है जिसे सूंघा जा सकता है, लेकिन मर्दानगी जो थोरान में है या जो टैलान में थी वो औरों में नहीं होगी। बहरहाल कोई हर्ज नहीं है, तुम फिक्र मत करो। शाबान बचकर कहाँ जाएगा? ये आबादी अब हमारी है, क्या समझी? बैरून दुनिया के सिर्फ 2 अफराद ही यहाँ हैं, मैं और तुम। सैंड्रा ने एक ठंडी सांस लेकर गर्दन हिलाई और उसी वक्त बाहर से इत्तला मिली कि थोरान आया है और गार्था ने हंसते हुए कहा, दूसरा पागल आ रहा है, तुम अगर चाहो तो आराम कर सकती हो। और सैंड्रा वापसी के लिए उठ गई। गार्था के कहने पर उसने वो तमाम अमल किए थे जिनमें खुद उसकी कोई खास मुदाखलत नहीं थी, लेकिन बहरहाल उसके नताइज उसी के नाम से मंसूब किए जाते थे। चुनाच अब जो सूरत हाल उसके इल्म में आई थी उसने उसको बुखलाक दिया था और वह सही तौर पर फैसला नहीं कर पाया था कि क्या करे। चौका सारा किया धरा गार्था का था और वो ही उसकी मंजिल थी। थोरान उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर उसी मुस्कुराहट में गुम हो गया। आओ तरदाना के शहंशाह, आओ तरदाना के सबसे बड़े इंसान कहो, तुम्हारे चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? तेरी निगाह है गार्था कि क़यामत एक निगाह देख कर तो इंसान को शुरू से लेकर आखिर तक पहचान लेती है। ये खूबी मैंने तेरे अलावा किसी और में नहीं देखी। और बहुत सी खूबियों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है थोरान? मैं तो ये समझता हूँ कि तू इस कायनात की वाहिद औरत है जो हर चीज अपने अंदर समाये हुए है। ज़हानत, हुस्न, मोहब्बत और ना जाने क्या क्या। मैं तो उसकी तशरीह भी नहीं कर सकता। थोरान ने कहा। वो हंस पड़ी। फिर उसने कहा, तुम्हारा शुक्रिया कि इन अल्फाज में तुमने मेरी पजीराई की। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। मगर क्या बात है, तुम चेहरे से कुछ परेशान नजर आते हो। सूरत हाल वाकई बेहद संगीन हो गई है। शस्ता के रहने वाले जादूगरों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। अरे ये तो तुमने मुझे कौन सी नई इतला दी है? क्या हम लोगों ने इसके लिए मेहनत नहीं की? आहिस्ता बोल, कहीं कोई सुन ना ले। थोरान ने इधर उधर देखते हुए कहा, यहाँ कौन है तुम्हारे अलावा? वो तो ठीक है, लेकिन गार्था, अब पता है क्या हो रहा है? बताओ क्या हो रहा है? नावीन, लोरन और दूसरे तमाम लोग इसी बात पर आमादा हैं कि फौरन ही जादूगरों के खिलाफ लश्कर कशी कर दी जाए। वाह, ये तो खुशखबरी है मेरे लिए। हाँ, मगर जंग होगी। जादूगरों ने अगर जवाबी कार्रवाई की तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? जादूगर जवाबी कार्रवाई करने के लिए किसी कदर कुव्वत रखते हैं। क्या तुम्हें इसके बारे में इल्म है? नहीं, ये बात तो मैं नहीं जानता हूँ कि जादूगरों के पास बहुत कम लोग हैं, लेकिन उनका जादू, कहीं वो अपने जादू से हमें कोई नुकसान ना पहुँचाए। लड़ने वाले लड़ेंगे, तुम्हें इस सिलसिले में क्यों परेशान हो? ना जाने क्यों मेरा दिल बैठ जाता है। नहीं, ये बात गलत है, मुझे इससे इख्तलाफ है। मर्दों का दिल बैठना नहीं चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन तू ये सोच कि तरदाना में खून की नदियां बहेंगी। दर हकीकत हमारी वादियों में इख्तलाफात बेशक हो गए हैं, लेकिन वो तय हो गए हैं। उनके नतीजे में खून रेजी नहीं हुई। यहाँ तो अगर एक शख्स हलाक हो जाता है तो उसके लिए ना जाने कितने अरसे अफसोस किया जाता है। पुरानी बातों को छोड़ दो थोरान, नई बातें करो, बिल्कुल नई। अब ये बता, मुझे क्या करना चाहिए? उन लोगों की क़यादत। सुनो, बहुत अच्छा किया तुम मेरे पास आ गए।
और अगर सरदार ही बुज़दिल हो तो फिर कुव्वतें भी बुज़दिल हो जाती हैं। लश्कर कशी के लिए तुम्हें लोगों को उकसाना चाहिए, पूरी तरह उनके साथ रहो, वरना पता है आने वाले दिन क्या होगा। ये कि लोग कहेंगे उनके सरदार ने उनका साथ नहीं दिया। लड़ने वाले बेशक लड़ेंगे, बल्कि हो सकता है जादूगरों की तरफ से कोई मुकाबला ही ना हो, लेकिन अगर तुमने इस सिलसिले में कोई बुज़दिली दिखाई तो यह कहा जाएगा कि सरदार थोरान बुज़दिल है। और थोरान तर्दाना का मुकम्मल शहनशाह बनने के लिए भला एक बुज़दिल इंसान कैसे काम आ सकता है। थोरान खुश्क होंठों पर जुबान फेरने लगा। गारसा ने कहका लगाते हुए कहा, तुम लोगों के दरमियान जाओ, जादूगरों के खिलाफ जो जहर फैल चुका है तुम उसकी हिम्मत अफजाई करोगे और कहोगे कि जादूगरों ने वादी तर्दाना को जहन्नम बना रखा है। वादी तर्दाना अब जादूगरों के कब्जे में नहीं आनी चाहिए, बल्कि जादूगरों को अपने अपने जादू सरदारों के लिए इस्तेमाल करने चाहिए, ताकि वो तर्दाना के रहने वालों की बका के काम आए। इस तरह लोग तुम्हारी बर्तरी का एतराफ करेंगे और फिर सलानूबिया का वास्ता बराह रास्त सरदार से होगा। भला उस सलानूबिया को माजूल करना हमारे लिए कौन सा मुश्किल काम होगा जो जादूगरों की तख्लीक है। और फिर उसके बाद गारथा सलानूबिया होगी और थोरान उनका सरदार। समझ लो यहाँ की तमाम कुव्वत हमारे हाथ में होगी, इसमें कोई शक नहीं। ये बहुत हसीन तस्वर है, इतना हसीन कि मेरी आंखें इस तस्वर से बंद हो जाती हैं। पूरी वादी तर्दाना का सरदार मैं हूँगा, मेरे बराबर कोई नहीं होगा और मेरी हुक्मरान सलानूबिया होगी जो मुझे रूहानियत से आगाह करेगी। और तुझसे ज्यादा रूहानी शख्सियत और कौन हो सकती है। तूने जादूगरों को नचा दिया, इसमें कोई शक नहीं गारथा कि तुम सबसे बड़ी सलानूबिया हो, बल्कि जादूगरों के खिलाफ साजिश करने की हिम्मत किसी ने की होगी तो उनके खिलाफ साजिश की। और आज कैफियत यह है कि शस्ता के तमाम लोग जादूगरों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। अगर मैं उनकी रहनुमाई ना भी करूं तो एक लश्कर तैयार होगा और जादूगरों की वादी की जानब रुख करेगा। गारथा दिल ही दिल में खुश होकर बोली, हाँ यही मेरा मकसद था, इतना ही जोशो खरोश होना चाहिए था। अगर उसके कम होता तो सच्ची बात ये कि जादूगर हम पर कब्जा पा लेते। थोरान चंद लम्हात सोचता रहा, फिर उसने कहा, तो अब मैं तेरी रहनुमाई का मुंतज़िर हूँ, ये बता मुझे क्या करना चाहिए। अब सबकी हिम्मत अफजाई, आगे बढ़कर जोशो खरोश से उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अमल और ये कि उन्हें जादूगरों पर फतह हासिल होगी। अभी से उनके कानों में ये बात डाल दे कि आखिरी हुक्म सरदार थोरान का होगा। जादूगरों का इक़्तिदार खत्म किया जा रहा है क्योंकि वह ताकत के नशे में चूर होकर तर्दाना को जहन्नम बनाने पर तुले हुए हैं। जहाँ बेटियों की इज्जत महफूज ना हो, जहाँ के रहने वालों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल ना हो, वहाँ जादूगरों की बर्तरी कैसे कबूल की जा सकती है। इन सारी कोशिशों के खिलाफ बदतरीन महम यही सारा काम हमें करना है। ये काम तकरीबन हो चुका है, अब तो ये है कि हमारे लश्कर को रवानगी की तैयारियां करनी है, उनकी रहनुमाई कर। गर्ज ये कि गारथा ने थोरान को पूरी तरह तैयार कर दिया और जब थोरान अपनी रिहाइशगाह से निकला तो बहुत पुरसकून था। गारथा जैसी अजीम कुव्वत उसे हासिल थी जिसके पास अकल का जादू था। और हकीकत ये है कि इस वक्त अकल का जादू सारे जादूगरों पर हावी हो गया था, लेकिन ये जादू आगे चलकर क्या रंग दिखाएगा इसका थोरान को अंदाजा नहीं था। मजलिसे मशावरत बैठ गई और ये तय होने लगा कि लश्कर की रवानगी कब रखी जाए। थोरान ने कहा, हम लश्कर को फौरन रवाना करेंगे ताकि जादूगरों को संभलने का मौका ना मिले। अगर हम देर करेंगे तो जादूगर होशियार हो जाएंगे और हमारे लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचेगा और हम अपने लश्कर के साथ जादूगरों की वादी को घेर लेंगे और उसके बाद ये हुक्म देंगे उन्हें कि अपने आप को हमारी तहवील में दे दें। अगर उन्होंने खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया तो यूं समझो कि खून रेजी रुक जाएगी, और अगर उन्होंने अपने आदमियों को जंग करने के लिए आगे कर दिया तो जितने लोग हमारे लश्कर के सामने आएंगे उन्हें हलाक कर दिया जाएगा और जादूगरों को उसके बाद गिरफ्तार किया जाएगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी, हर शख्स हथियारों से लेस हो गया। वादी तर्दाना में इतने हथियार कभी देखने में नहीं आए थे, लेकिन अब लोगों ने जादूगरों से निमटने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था। दिलों में इस कदर नफरत बिठा दी गई थी उनके कि अब जादूगरों की कोई इज्जत नहीं करता था, बल्कि उनका नाम सुनकर जमीन पर थूक दिया करता था। सलानूबिया के बारे में भी फैसला कर लिया गया कि सलानूबिया चौका जादूगरों के परवरदा है, इसलिए उसे उसके मनसब पर ना रहने दिया जाएगा और उसकी जगह नई सलानूबिया मुंतखब की जाएगी। गोया जो कुछ हो रहा था वो सब कुछ गारथा की स्कीम के मुताबिक था और उस शैतान औरत ने उस पुरसकून वादी में जो फसाद फैलाया था वो देखने से ताल्लुक रखता था। थोरान भी अहमक नहीं था, उसमें कोई शक नहीं था कि वो गारथा के हाथों में खेल रहा था, लेकिन उसने गौर किया था तो गारथा के अमल में फायदे ही फायदे नजर आए थे। जादूगरों की बर्तरी खत्म हो जाए तो फिर कौन मुकाबल रह जाता है। वो
अकेला शस्ता का शहंशाह होगा। ये तसव्वुर उसके लिए बहुत जान बख्शता और इसी तसव्वुर के तहत वो ये सारी कार्रवाई कर रहा था। लेकिन दिल के चंद गोशों में खौफ भी छुपा हुआ था। कुछ भी था, बहरहाल जादूगरों के खौफ के एक तारीख थी। हसीन सलानूबिया की नजर जब भी शाबान की जानिब उठती, उसकी आंखों में मोहब्बत का सैलाब मुअज्जन हो जाता। उसका हसीन महबूब हर तरह से उसकी आरज़ुओं की तकमील था। खूबसूरत, तंदुरुस्त, तवाना, नर्मो नाज़ुक फितरत वाला, उससे मोहब्बत करने वाला, उसे यकीन ही नहीं आता था कि उसकी आरज़ुओं की तकमील इस तरह हो जाएगी। अगरचे उसका दिल अपनी तमाम दोस्त लड़कियों से उचाट हो चुका था और उसने उनसे माजरत कर ली थी और कहा था कि इस वक्त उस पर तन्हाई का दौरा पड़ा है और उसका जी किसी से बात करने को नहीं चाहता, ना ही वो अपने घर में आहटों को पसंद करती है। सो जब तक वो ना कहे कोई उसे परेशान ना करे। सोलाना ने हैरान लहजे में उसे कहा था, क्या बात है सलानूबिया, ऐसी कफियत तो तुझ पर कभी तारी नहीं हुई। मैं खुद नहीं जानती सोलाना, ना जाने मुझे क्या हो गया है। क्या जादूगर के पास तेरी इस कैफियत की कहानी पहुंचाई जाए? खबरदार, ना सिर्फ तुम बल्कि किसी और को भी इसकी इजाजत ना देना, ये मेरा हुक्म है। मैं नहीं चाहती कि मुझे तरह तरह के तजर्बों से गुजारा जाए। सलानूबिया ने खौफजदा लहजे में कहा, हालांकि तेरे चेहरे की रंगत और निखर गई है, तेरी आंखों की मस्तियां और बढ़ गई हैं। यूं लगता है जैसे तुझ में एक नई रूह दाखिल हो गई है, लेकिन तू बात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ करती है। क्या तुझे इजाजत है सोलाना कि तू मेरे बारे में वो सब कुछ पूछे जो मैं नहीं चाहती? सलानूबिया ने अपना लहजा बदल दिया और सोलाना फौरन संभल गई। नहीं, अगर तू इतनी ही संजीदा है तो मैं सारी बातें भुला दूंगी। हालांकि दूसरे ये समझते हैं कि मैं तेरे एक एक लम्हे की राजदार हूँ, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया है कि तेरे अंदर कोई तब्दीली रूनुमा हुई है। यकीनन तू तन्हाई की मतलाशी है। मुझे माफ करना सलानूबिया, शायद मेरी बात में नागवार गुजरी है। सोलाना चली गई। सलानूबिया को थोड़ा सा अफसोस भी हुआ था। सोलाना की इसी लम्हे लम्हे की साथी थी, लेकिन क्या करती, उसके दिल में अब उसका महबूब घर कर चुका था और वो किसी और को वो मकाम नहीं देना चाहती थी। हालांकि उसका दिल चाहता था कि सोलाना को बताए कि देख, अगर तलब सादक हो तो मंजिल इतने नजदीक आ जाती है। और उसने हमेशा अपने महबूब को पर्दों के पीछे तलाश किया और बिल आखिर एक दिन पा लिया। लेकिन सोलाना लड़की है, औरतों का पेट भी हल्का होता है और जुबान भी तेज। कहीं यूं ना हो कि वो किसी और से कह दे और उसके महबूब की यहाँ आमद का राज फाश हो जाए। वो उसकी आंखों में रोशनी की तरह छुपा कर रखना चाहती थी, भला किसी और के सामने उसे कैसे लाती। चुनाचा उसने खुद ही उसे महफूज रखा था और उस बात की खबर उसने शाबान को दी। तुझे आए हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा। मेरा दिल तो चाहता है कि सूरज चांद गुजरते जाएं और मैं तेरे सामने बैठकर बातें करती रहूं। मुझे यूं महसूस होता है कि जैसे मैंने तुझसे कभी कुछ भी नहीं कहा। शाबान, तू दर हकीकत मेरे लिए ना जाने क्या है। शाबान मुस्कुराकर बोला, अगर जवाब में तुझसे ये कहूंगा कि मेरी कैफियत भी इससे मुख्तलिफ नहीं है तो तू ऐसे अपनी बातों का जवाब समझेगी। यही वही जो तूने कहा सो मैंने दोहरा दिया। क्यों आंखों में खामोशी है और इस खामोशी में अगर झांक सकती है तो झांक ले। सलानूबिया, ये हकीकत है कि मेरी कहानी बहुत अजीब है और तूने ना अभी तक मुझसे इसके बारे में पूछा, ना मैं तुझसे तेरे एहसासात के बारे में। हम तो अभी एक दूसरे से बहुत ज्यादा अजनबी हैं। सलानूबिया हंस पड़ी। उसने कहा, इतना वक्त हमें एक दूसरे की आमद की खुशी ही में गुजर गया और हमने अपने बारे में बात ही ना की। हाँ शाबान, मुझे अपने बारे में बता, तू कौन है और तूने कहाँ परवरिश पाई और इस तरह मेरा मतलब है अचानक ही मेरी दुनिया में कैसे दाखिल हो गया। शाबान हंसने लगा, फिर बोला, हालांकि मुख्तसर गुफ्तगू इस बारे में हुई है, लेकिन हम दोनों को ही एहसास है इस गुफ्तगू में बेहद तशंगी है। मैं सलानूबिया में तरदाना ही का बाशिंदा हूँ, लेकिन मैं तरदाना में पैदा नहीं हुआ। क्या मतलब? मेरा बाप थैबूर था, हवाओं का जादूगर। शायद तू इसका नाम सुन चुकी हो। नहीं, जादूगर मुझे ये सब कुछ कहाँ बताते हैं। मैं तो बस एक ऐसी पत्थर की चट्टान हूँ जिसको आहिस्ता आहिस्ता बजाया जाता है और जो आवाजें उससे खारिज होती हैं उन्हें समझ लिया जाता है कि जादूगरों की आवाज है क्या। समझा? समझ रही हूँ तो यूं समझ के मेरा बाप थैबूर था और मेरी माँ शिकाला। वो दोनों किसी तरह इसी दुनिया से चले गए और दूसरी दुनिया की जानब वो, जिसकी कहानियां जादूगरों की दुनिया में आम हैं। हाँ,
उसके बारे में मैंने जाना, और ये भी इल्म है मुझे कि कुछ जादूगर वहां गए थे इल्म का जादू लेने के लिए, ताकि सुबेरा के खिलाफ जंग की जाए। कुछ सुबेरा से गए थे इल्म का जादू लेने के लिए, ताकि शस्ता पर तबाही नादल की जाए। ये तबाही उनके ज़हन में क्यों जाग उठी? दीवानगी जब भी सवार हो जाए ऐसा ही अमल होता है। तो मैं उस दुनिया में पैदा हुआ, लेकिन इस तरह के मेरी माँ बाप मेरे पास मौजूद ना थे, बल्कि वो समुद्र की आगोश में छोड़कर मुझे ना जाने कहां गुम हो गए। आज तक उनका कोई पता नहीं चल सका। यहाँ सुबेरा में मेरे चचा का बेटा टेलान है, जो सरदारी का मनसब संभाले हुए है। जब जादूगर अपनी बस्ती में वापस आए तो मैं भी उनके साथ था, और मेरे पास कुछ जादू थे जो सुबेरा के लिए थे। लेकिन मैंने क्या किया कि अमन के जादू को उन लोगों के जहनों तक पहुंचाया। मैंने कहा कि जंग अमन से अच्छी नहीं है। तरदाना की रवायात सब्र सुकून की रवायात हैं, उन्हें कायम रहना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हुआ, और शस्ता वालों ने ना जाने क्या क्या कार्रवाइयां शुरू कर दी। मैं इस हिम्मत आया, और जब मैं अपनी दुनिया में था तो तेरा ये अकस मुझे समुंदर से हासिल हुआ। और जरा मुझे ये तो बता कि समुंदर में दूसरी दुनिया के किसी अजनबी ने तेरा अक्स कैसे हासिल कर लिया? मैं समझी नहीं। तूने समुंदर की गहराइयों में इस पौधे को देखा जिसके नजदीक तू खड़ी हुई है? हाँ, कभी ऐसा हुआ? बहुत सी बार। ये पौधा तो सूरा का पौधा है। समुंदर की गहराइयों में सूरा की तादाद बहुत ज्यादा है, और जब शाबान के अंदर सूरा की खुशबू फैलती है तो तू तसव्वुर नहीं कर सकता शाबान कि कितनी फरत हासिल होती है मुझे। सूरा के पौधे बेहद पसंद हैं, और मैं अक्सर समुंदर में न जाने कितनी कितनी दूर निकल जाती हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि महीनों समुंदर से वापसी नहीं आती। सूरज निकलता है, चांद ढलते हैं, और मैं समुंदर की गहराइयों में रहती हूँ। क्या तुम्हें समुंदर का शौक है? बेपनाह और सच्ची बात यह है कि मैं समुंदर में शायद मुझसे आगे कोई ना जा सका हो, और सूरा का पौधा है जिसके पास मैं खड़ी हूँ। और बेशतर ऐसा हुआ कि मैं बहुत दूर निकलने के बाद अपनी दुनिया में वापस आ गई। क्या तुझे इस बात पर हैरत नहीं हुई कि जितने फासले पर तू निकल गई वो बहुत ज्यादा था, इतना कि वहां तक दूसरी दुनिया के लोगों की रसाई थी। ये बात मेरे लिए बहुत खौफजदा कर देने वाली है। लेकिन समुद्र में जाकर मैं इस कदर मस्त हो जाती हूँ कि फिर मैं होशो हवास में नहीं रहती। क्या वापसी में तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, मुझे अपने रास्ते का इल्म है, और मैं समुद्र के नीचे अपने रास्तों की जानब चल सकती हूँ। गोया तेरा शौक मुझसे मुख्तलिफ नहीं है। हो सकता है मेरे और तेरे दरमियान राब्ते की यही वजह हो। बहरतौर ये मामला हल हुआ कि तेरी तस्वीर वहां कैसे पहुंच गई। तस्वीर क्या होती है? ये जिसे अकस कहा जाता है, और अकस का जादू तरदाना में भी है, लेकिन मुख्तलिफ अंदाज में। तो खैर मैं यहाँ आया, और जब ये तस्वीर मुझे हासिल हुई तो मेरा मतलब है मेरी अपनी दुनिया से, यानी इस दुनिया से जहाँ मैं रहता हूँ, तो मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई, और मैं तेरी तलाश में भटकने लगा। फिर यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ कि तू तश्ता की या तरदाना की सलानूबिया है, तो मैं तेरी तलाश में चल पड़ा और यहाँ तक आ गया। गोया मेरी मोहब्बत का जादू तुझे यहाँ तक खींच लाया है। सलानूबिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, तू मोहब्बत की जादूगर है, शबान ने भी हंसते हुए कहा, और सलानूबिया आंखें बंद करके हंसने लगी। उसे यह खिताब बहुत पसंद आया था। सलानूबिया बहुत देर तक इन अल्फाज का लुत्फ लेती रही। फिर उसके चेहरे पर गम के आसार फैल गए, और शाबान बेचैन हो गया। क्यों, क्या बात है? मैं खौफजदा हूँ शाबान। किस बात से? जादूगरों से। क्यों, क्या तू नहीं जानता? मैं अपने बारे में सब कुछ बता चुका हूँ तुझे सलानूबिया, और अब मैं तेरे बारे में जानना चाहता हूँ। मैं नहीं जानती मेरी माँ कौन थी, मेरा बाप कौन है। मुझे इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं गया, क्योंकि जब मैंने होश संभाला तो जादूगरों की तहवील में थी। वो मुझे इस तरह महफूज रखे हुए थे जैसे समुद्र की गहराइयों में सीप के अंदर सच्चा मोती। मेरी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से होती है। मुझे दुनिया की हर आसाइश हासिल थी। मेरी बहुत सी खिदमतगार औरतें थी जो मुझे हर तरह से महफूज रखती, और एक तवील अरसे तक मुझे मर्द की सूरत नहीं दिखाई गई। जवान हो गई, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि इस कायनात में मर्द नामी भी कोई शय होती है। और जब मैंने देखा तो मुझे बड़ी हैरत हुई। ये जादूगर ही था जो पहली बार मेरे सामने आया, सबसे बड़ा, सबसे मुकद्दस जादूगर, और उसने मुझे जवान होने की मुबारकबाद दी। मगर तू यकीन कर, उसे देखकर मुझे इतनी हैरत हुई थी कि मैं बयान नहीं कर सकती। उसके बाद मेरी दोस्त लड़कियां बदल गईं, यानी अब वो लड़कियां आ गईं जिन्हें नौजवानी के आलम में मेरी दोस्ती का शर्फ हासिल करना था। और उन लड़कियों में सोलाना सबसे हसीन लड़की थी, सबसे प्यारी, जो मुझे भी पसंद थी। चुनाचा रोज़े अव्वल ही से वो मेरी गहरी दोस्त बन गई। तब सोलाना ने मुझे इस दुनिया के बारे में बताया। उसने मुझे अनोखी लज्जतों से रोशनास कराया। उसने कहा कि इस कायनात में जितनी औरतें हैं उतने ही मर्द भी होते हैं, और उन दोनों के दरमियान मोहब्बत के रिश्ते कायम होते हैं। पहले तो मुझे इतनी हैरत हुई कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन रफ्ता रफ्ता मुझे उस सनफ की कशिश का एहसास हुआ। दूसरी लड़कियां मोहब्बत करती
اور اپنی اپنی محبت کے تذکرے بڑی لذت سے بیان کرتی اور میں حسرت سے سوچتی کہ میں ان سب سے زیادہ بدقسمت ہوں کیونکہ میرا کوئی محبوب نہیں ہے۔ لیکن اب جادوگر مجھے تعلیم دینے کے لیے آنے لگے تھے کہ وہ مجھے بتاتے کہ میں شستہ کی سلانوبیا ہوں بلکہ تردانہ کی سلانوبیا، اور تردانہ ہر مرد و زن مجھ سے خوفزدہ رہتا ہے اور میرے احکامات کی پابندی کرتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے اپنی حقیقت کا احساس ہوا کہ میں سلانوبیا تھی، ان سب کی روحانی پیشوا، لیکن میری زبان سے جو الفاظ نکلتے تھے وہ جادوگروں کے الفاظ تھے۔